स्वागत है आपका द रीड आंसर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग MEG10 ब्लॉक 6 का यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग द कैनन, आइडियोलॉजी एंड अजम्पशंस ऑफ द कैनन। इसमें कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। 1.2 मैथ्यू अर्नोल्ट एंड F.R. Lewis as makers of the canon. In this situation, how did English literature become synonymous with culture? लिटरेचर को कल्चर का सिनोनिमस बना देना इतना आसान नहीं है, ख़ास करके तब जब लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में हम ये समझ रहे हैं कि लिटरेचर कुछ ही लोगों का लिटरेचर को कल्चर के सिनोनिमस कर देना, कुछ लोग ही हैं जो डिसाइड कर रहे हैं लिटरेचर को। जैसा कि आपने देखा पिछले वीडियो में, बुर्जुआ क्लास के लोग यानी मिडिल क्लास के लोग और अपर क्लास के लोग। तो ऐसे में लिटरेचर और कल्चर को हम सिनोनिमस कैसे कह सकते हैं? वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर दिस वाज द अप्रोच मैथ्यू अर्नोल्ड एडॉप्टेड। इसके पीछे एक बड़ा रीज़न रहा मैथ्यू अर्नोल्ड ने जो अप्रोच अपनाया। मैथ्यू अर्नोल्ड को जानते होंगे आप, फेमस पोएट क्रिटिक हैं विक्टोरियन पीरियड के। पोएट्री इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, फेमस डेफिनेशन है उनका। अकॉर्डिंग टू हिम, इन अ सिनेरियो वेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड was increasingly subject to doubt, literature provided all the answers. क्या कहना है अर्नोल्ड का? चूँकि आप जानते हैं अर्नोल्ड इस बात को लेकर के काफ़ी परेशान थे जब साइंस का आगमन हुआ था इंग्लैंड में, स्पेशली यूरोप में। उस समय जिस तरह से फेथ हिला था गॉड को लेकर के, लोग स्केप्टिक SEPT स्केप्टिक होना शुरू हो गए थे, रीज़न अप्लाई करना शुरू कर दिए थे, चर्च जाना कुछ लोगों ने बंद कर दिया था। एक chaos क्रिएट हो गया था ओरिजिन्स ऑफ द स्पीसीज़ के पब्लिकेशन के बाद, 1859 के बाद। तो ऐसे केस में अर्नोल्ड को ऐसा लगता था, इन अ सिनेरियो वेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड वाज इंक्रीजिंगली सब्जेक्ट टू डाउट, ऐसी स्थिति जब ईश्वर के एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन मार्क लग चुका है, उस समय अर्नोल्ड का कहना है लिटरेचर प्रोवाइडेड ऑल द आंसर्स, लिटरेचर ने सारे उत्तर दिए। अर्नोल्ड नोटेड दैट Darwin's theory of evolution fragmented the sensibility of people who had believed that their lives were regulated by the Christian idea of birth, suffering, death, and a life after death. अर्नोल्ड का ये कहना था कि Origins of the Species जो बुक है चार्ल्स डार्विन की, उसको पब्लिश करने के बाद डार्विन की थ्योरी, जो इवोल्यूशन की थ्योरी है, जिसमें कहीं ना कहीं उन्होंने नकार दिया था गॉड के एग्जिस्टेंस को, इवोल्यूशन को जो है अलग ढंग से साइंटिफिक तरीके से बताया था लोगों को। उनकी जो इवोल्यूशन की थियरी है, उसके आने के बाद क्या हुआ, अर्नोल्ड के हिसाब से फ्रैगमेंटेड द सेंसिबिलिटी ऑफ पीपल, लोगों की सेंसिबिलिटी फ्रैगमेंटेड हो गई, टुकड़ों में बट गई। जिनका एक विश्वास था, दृढ़ विश्वास था कि उनकी ज़िंदगी जो है रेगुलेट होती है क्रिश्चियन आइडिया, मतलब क्रिश्चियनिटी के कुछ आइडियाज़, कुछ कॉन्सेप्ट्स, बर्थ का, सफ़रिंग का, डेथ का, लाइफ आफ्टर डेथ, ये सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में पहले से थी और इन्हीं चीज़ों को सच मान करके लोग जिए जा रहे थे। तो काओस नहीं था, लोग अपनी लाइफ जी रहे थे। लेकिन इवोल्यूशन थ्योरी आने के बाद इन चीज़ों पर क्वेश्चन मार्क लग गया और लोगों का दिमाग chaotic हो गया। On the other hand, science emerged as a body of knowledge that could provide logical answers to the questions that people confronted in life. दूसरी तरफ, यानी एक तरफ रिलीजन थोड़ा सा हिला, क्रिश्चियनिटी हिली, उसके अगेंस्ट साइंस की अगर बात करें या उसके अदर हैंड साइंस की अगर बात करें, तो साइंस एक बॉडी ऑफ नॉलेज के रूप में इमर्ज्ड हुआ। साइंस इमर्ज्ड एज बॉडी ऑफ नॉलेज that could provide logical answers to the questions.
साइंस किस लिए लोगों का प्रिय बना? लोगों ने इस पर विश्वास करना क्यों शुरू किया? क्योंकि वो उन्हें लॉजिकल आंसर्स देने में सक्षम था। जो वो अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स कन्फ्रंट करते थे, उसको लेकर के जो क्वेश्चंस उनके दिमाग में अराइज होते थे, उनके लॉजिकल आंसर्स देना शुरू कर दिया साइंस ने। एज अ कॉन्सिक्वेंस फेथ बिकेम एन एम्प्टी एरिया विदाउट एनी बेसिस। और स्थिति ऐसी ही आ गई कि जो फेथ है, जो विश्वास है, वो क्वेश्चन मार्क लग गया उस पर और सब कुछ सूना हो गया उसके पास, यानी कुछ भी शायद बचा नहीं, फेथ नाम की चीज़ कोई बची नहीं। Thinkers like Arnold felt that literature could give some direction to the people of Victorian England in this regard. तो उनको ऐसा लगता था, अर्नोल्ड को ऐसा लगता था कि ऐसे chaotic सिचुएशन में इंग्लैंड के लोगों को, विक्टोरियन पीरियड के लोगों को लिटरेचर थोड़ा रास्ता दिखा सकता है। According to Arnold, culture was recommended as an answer to the present difficulties of society. उनके हिसाब से कल्चर एक तरह से दवा के रूप में प्रिस्क्राइब किया गया प्रेजेंट डिफ़िकल्टीज़ के लिए, यानी जो प्रॉब्लम थी उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में कल्चर को रिकमेंड किया अर्नोल्ड ने। द प्रॉब्लम हाउएवर रिमेन्ड दैट कल्चर वॉज एक्सेसिबल ओनली टू द प्रिविलेज्ड फ्यू। लेकिन फिर वही बात, कल्चर कुछ प्रिविलेज्ड, ये प्रिविलेज्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको ज़रूर दिमाग में रखिएगा। प्रिविलेज्ड फ्यू, कल्चर कुछ लोगों तक ही सीमित था उसका एक्सेस। देखिए कोट किया गया है यहाँ पर उनको, द हाईली इंस्ट्रक्टेड फ्यू, लिखा हुआ है ना, द हाईली इंस्ट्रक्टेड फ्यू एंड नॉट द स्कैंटिली इंस्ट्रक्टेड मेनी विल एवर बी द ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन रेस ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। देखिए ये है इनकी सोच। अब आप समझिए कैसे कैनन फॉर्म होता है। जैसे नॉलेज कुछ लोगों के बाप की बपौती हो। द हाईली इंस्ट्रक्टेड फ्यू, द हाईली इंस्ट्रक्टेड फ्यू, हालांकि अब फिर वही बात कहेंगे आपकी, तो क्या सही बात तो है, जब पूरी की पूरी पॉपुलेशन में सारे लोग तो हाईली इंस्ट्रक्टेड नहीं हो सकते, लेकिन मुद्दा ये है कि क्या आप होने दे रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। The highly instructed few, not the scantily instructed many, will ever be the organ of the human race of knowledge and truth. Human race की knowledge और truth के लिए को जानने वाले कुछ ही सीमित लोग हैं। Knowledge and truth in the full sense of the words are not attainable by the great mass of the human race at all. लीजिए, लिटरेचर वाले जब ऐसी बात करते हैं तो दिमाग ख़राब होता है। सीधे सीधे एब्सोल्यूट ट्रूथ जैसा कुछ बोल जाते हैं, बोलने की गलती कर जाते हैं। क्या कह रहे हैं? नॉलेज एंड ट्रूथ इन द फुल सेंस ऑफ द वर्ड्स, पूरी तरह से कह लीजिए नॉलेज और ट्रूथ आर नॉट अटेनेबल बाय द ग्रेट मास ऑफ द ह्यूमन रेस एट ऑल। ग्रेट मास ऑफ द ह्यूमन रेस, ग्रेट मास का मतलब ज़्यादा संख्या में लोग, क्यों नहीं भाई? ह्यूमन रेस में ज़्यादा, अगर कहते हैं कि सबको नहीं मिल पाएगा तो समझ में आता कि हाँ लॉजिकल है भाई, कोई चीज़ आप 100% की बात नहीं कर सकते, लेकिन आप कह रहे हैं कि नॉट अटेनेबल बाय द ग्रेट मास ऑफ द ह्यूमन रेस एट ऑल। हो ही नहीं सकता कि ज़्यादा लोग जो है इसको गेन कर पाएँ, इस ट्रूथ को समझ पाएँ। Arnold contributed to the formation of this literary canon by demarcating a specific section of society as possessing the capability to gain knowledge and truth. देख रहे हैं, कुछ लोगों को नॉलेज और ट्रूथ गेन करने की कैपेसिटी है, ऐसा कहना था अर्नोल्ड का। इस तरह की सोच को डेवलप करने में एक बड़ा हाथ अर्नोल्ड का है। This gave the privileged group in possession of culture the mystical power of transmitting education to the masses in their own arbitrary way. और इससे क्या हुआ? डोमिनेट करते थे, या जिस तरह से कल्चर में वो अपने हिसाब से चेंजेस लाते थे, अपने उसको मैनिपुलेट करते थे, तो उन लोगों के पास एज इफ़ कोई मिस्टिकल पावर आ गया एजुकेशन ट्रांसमिट करने का, लोगों को अपने अंदाज में, मतलब वो जो चाहेंगे वो पढ़ाएंगे। तो ऑब्वियस है वो जो चाहेंगे वो पढ़ाएंगे, तो वो कुछ ऐसा नहीं पढ़ाएंगे
जिससे कि जो एक लार्ज मास ऑफ पीपल हैं वो जग जाएं। Thus, even if literature could provide the answers to the problems of the 19th century society, it definitely classified education as the prerogative of only a few people. कह रहा है कि भले, ये पॉइंट नोट करने वाला है यहाँ पर, कह रहा है कि इवन इफ लिटरेचर, भले ही लिटरेचर आया हो एक सॉल्यूशन के रूप में, सारे प्रॉब्लम के आंसर्स के रूप में सोसाइटी के लिए, लेकिन फिर भी इसने ऐसी व्यवस्था कर दी कि एजुकेशन को क्लासीफाई कर दिया प्रेरोगेटिव ऑफ ओनली अ फ्यू पीपल, कुछ लोगों का ही को जो है इसकी कह लीजिए कि कुछ लोग ही इसके लिए प्रिविलेज्ड नज़र आए या माने गए। इन दिस कॉन्टेक्स्ट लेट अस रेज द क्वेश्चन। तो कह रहे हैं कि अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं हम, क्या? हु आर गोइंग टू बी द हाईली इंस्ट्रक्टेड फ्यू हु विल कंस्टिट्यूट द लिटरेरी ऑर्गन ऑफ द कंट्री? कौन होंगे वो लोग, हाईली इंस्ट्रक्टेड लोग, जो कि देश के लिटरेरी ऑर्गन को फॉर्म करेंगे? द ऑब्वियस आंसर इज दैट दे आर गोइंग टू बी पीपल हु हैव द इकोनॉमिक पावर टू परचेज एजुकेशन। देखिए, कह रहा है कि आंसर एकदम क्लियर है, जो लोग एजुकेशन खरीद सकते हैं वो लोग होंगे हाईली इंस्ट्रक्टेड। व्हाट अबाउट द इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड? तो जो जिनके पास पैसे नहीं, जो गरीब हैं, उनका क्या? Arnold does not go into this question seriously. Arnold इस क्वेश्चन को डील नहीं करते। What is however certain is that the answer to the first question is the educated elite, because of their notions of excellence and privileges. This defines parameters of the canon, the formation of which is controlled by a privileged minority. जो privileged लोग हैं वो minority में, यानी उनकी संख्या कम है, फिर भी कैनन को वही कंट्रोल कर रहे हैं। अर्नोल्ड के व्यू, उनकी सोच से कुछ चीज़ आपके दिमाग में ज़रूर आ गई होगी। अब आइए थोड़ी बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश इन द थर्ड वर्ल्ड की। Another factor that contributed to the formation and dissemination of canonical works was the New Bolt Report of 1921, the teaching of English in England। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। रिपोर्ट का भाई नाम क्या है? न्यू बोल्ट रिपोर्ट 1921, द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंग्लैंड। द इंग्लिश इस्टेब्लिशमेंट 1921 की रिपोर्ट है, नाम है रिपोर्ट का द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंग्लैंड। द इंग्लिश इस्टेब्लिशमेंट हैड प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट विद डिलीजेंस। इट सेट फोर्थ द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स। अब इससे उसका उद्देश्य क्लियर करने के लिए रिपोर्ट पब्लिश की गई। इट ऑल्सो क्लियरली सेट्स आउट टू डिटरमाइन द कल्चरल लिटरेरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कॉलोनियल पॉपुलेशन। और इसमें यह भी क्लियर किया गया कि क्या कल्चरल या लिटरेरी रिक्वायरमेंट होंगे कॉलोनियल पॉपुलेशन के लिए अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। अब देखिए, यहाँ पर कोट किया जा रहा है रिपोर्ट को। To every child in this country there is one language with which he must necessarily be familiar, and by that alone he has the power of drawing directly from one of the great literatures of the world। देखिए कैसे भाषा का प्रयोग, कैसे भाषा लैंग्वेज का यूज़ करके मैनिपुलेट किया जा रहा है, अपनी बात कही जा रही है। क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि हर टू एवरी चाइल्ड इन दिस कंट्री। अच्छा, एक बात आपको पता है, ये अंग्रेज केवल अंग्रेजी भारत या अदर एशियन कंट्रीज़ या अफ्रीका में ही इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं कटिबद्ध थे, पूरी तरह से एकदम कमर कस के तैयार थे, बल्कि इन सबों ने स्कॉटलैंड वालों को, आयरलैंड वालों को भी वही की, उनकी भी वही हालत की थी इन सबों ने। जो यूके का कॉन्सेप्ट है जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड भी है, कभी भी स्कॉटलैंड और आयरलैंड इस बात के लिए तैयार पूरी तरह से नहीं हुए कि वो इंग्लिश को वो तवज्जो देंगे जो वो स्कॉटिश या आयरिश को देते हैं, लेकिन उन्हें मजबूर किया गया, उन्हें कंपेल किया गया इंग्लिश को मानने के लिए। वैसे भी जब आप लैंग्वेज की हिस्ट्री, किसी भी लैंग्वेज की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप जानते हैं कि कोई भी लैंग्वेज कब बनती है, जब कुछ प्रिविलेज लोग उसको यूज़ करते हैं और वो जो है ट्रेंड में आ जाती है। यहाँ देखिए इस रिपोर्ट में क्या बात कही गई है, इसकी भाषा को समझें, पकड़ें।
to every child in this country there is one language, एक भाषा, with which he must necessarily be familiar, जिससे वो familiar है या होगा, and by that alone, केवल उसी से, English. He has the power of drawing directly from one of the great literatures of the world, है ना, one of the great literatures. अच्छी बात तो ये है कि कम से कम one of the great literatures बोल रहा है, the greatest literature नहीं बोल रहा है, ठीक है. बड़ा फ़क्र था इन सबों को अपने लिटरेचर पर. मैकाले ने कहा था कि हिंदुस्तान में जितना लिटरेचर लिखा गया है इंग्लिश लाइब्रेरी के लिए, तो उसका एक रेख ही काफ़ी है. मतलब उसके हिसाब से इंग्लिश लिटरेचर में जितना लिखा गया है वहाँ हिंदुस्तान की भाषाओं में उसका पता नहीं कौन सा हिस्सा तक नहीं लिखा गया. हाँ, मतलब एक कहावत है ना, कूपमंडूक होना, कुएं का मेढक होना, और उन सबों को कुएं का मेढक कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी बनाया, क्योंकि हम कभी खुद हम अपने जो है हमारा जो लिटरेचर है, जो वर्नाक्युलर लिटरेचर है हमारा, जो अलग अलग भाषाओं का जो लिटरेचर है हमारे पास, हमने कभी उस पर गर्व नहीं किया, हमने कभी उसको बहुत प्रमोट नहीं किया. तो ऑब्वियस है कि बोलने वाले तो कुछ भी बोल ही जाएंगे. एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी निकल कर के आना चाहिए, एक काउंटर नैरेटिव भी निकल कर के आना चाहिए, जिसमें कि जिसकी बात एडवर्ड सईद भी करते हैं ओरिएंटलिज्म में. हाँ, दिस रिपोर्ट ऑपरेटेड एट 2 levels. कह रहा है कि 2 स्तर पर इसने ऑपरेट करना शुरू किया. इट वॉज अवेयर फॉर इंस्टेंस दैट इन द वेक ऑफ नेशनलिस्टिक fervor each nation and even community had become conscious of its own specific cultural indices. This had serious political implications in the context of the imperialistic strategies employed by England. अच्छा, वहाँ पर ऊपर जो है लैंग्वेज की बात है, तो वो बात कही जा रही है इस कॉन्टेक्स्ट में कि कोई भी अपनी एक भाषा जो जिसकी है उस भाषा से ही वो ग्रेट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड को एक्सेस कर सकता है. तो कहीं ना कहीं फिर वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का जो है को अप्लाई करा करके वो अपनी भाषा सिखाएंगे और फिर अपना लिटरेचर पढ़वाएंगे. यानी वो इस बात को समझ रहे थे. 1921 की बात है ना, 1921. यानी तब तक ये इस बात को लेकर के अवेयर हो चुके थे कि लोग अपनी भाषा को लेकर के सजग हैं. तो इसलिए ये एक पॉलिटिकल एजेंडा निकल करके आया. इट वॉज अवेयर फॉर इंस्टेंस दैट इन द वेक ऑफ नेशनलिस्टिक फर्वर, जो नेशनलिज्म की बयार बह रही थी उन दिनों, तो उस नेशनलिस्टिक फर्वर में जो जनता, जो नेशन के लोग थे, अलग अलग देशों के जो लोग थे, वो अपनी भाषा, अपने कल्चरल इंडिसेस को लेकर के थोड़े अवेयर थे. दिस हैड सीरियस पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंपीरियलिस्टिक स्ट्रेटजीज एम्प्लॉयड बाय इंग्लैंड. तो इससे पता चलता है कि ये जो रिपोर्ट है इसमें आप एक सीरियस पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन देख सकते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंपीरियलिस्टिक स्ट्रेटजीज. इंग्लैंड जो अपनी स्ट्रेटजीज अपना रहा था इंपीरियलिज्म के लिए, तो इस रिपोर्ट में आप यू कैन फाइंड सीरियस पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस. क्या? The British tried to foreground English as a universal language against French, a language that enjoyed a privileged place in the world till the beginning of the 20th century. क्या कहना चाह रहे थे वो सब? अपनी भाषा, वही इंग्लिश को प्रमोट करना चाह रहे थे फ्रेंच के अगेंस्ट. पहले फ्रेंच जो है सेंटर में हुआ करती थी 20th सेंचुरी के पहले, तो इंग्लिश को वो सब सेंटर में लाना चाहते थे, इंग्लिश को सबसे ऊपर रखना चाहते थे. Reports like the one by Newbolt made way for the dissemination of the English language in other countries, particularly the colonies. तो ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश करा करके जो है वो इंग्लिश को प्रमोट करना चाहते थे, स्पेशली कॉलोनीज़ में जहाँ पर अंग्रेज़ों का, इंग्लैंड का राज हुआ करता था. It asserted that English as a language with a global significance and English literature as the great literature of the world. देखिए, है ना, यही कोट किया गया, ग्रेट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड, ग्लोबल सिग्निफिकेंस, एज अ लैंग्वेज विद अ ग्लोबल सिग्निफिकेंस. ये सारे टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ही तो यूज़ करना है एग्ज़ाम में. इंग्लिश लैंग्वेज को क्या उन सबों ने कहा? ग्लोबल सिग्निफिकेंस, लैंग्वेज विद ग्लोबल सिग्निफिकेंस. और इंग्लिश लिटरेचर को क्या कहा? ग्रेट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड. Familiarity with the English language became a prerequisite for becoming a part of the literary group. अगर आप लिटरेरी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज की
समझ होनी चाहिए। देयरफॉर अ कोर्स इन इंग्लिश एक्वायर्ड अ लिटरेरी वैल्यू नॉट अवेलेबल टू द अदर कोर्सेज। तो इस तरह से इंग्लिश के कोर्स को एक लिटरेरी वैल्यू देना शुरू किया गया। अर्नोल्ड केम इन हैंडी टू गिव शेप टू द कैनन बाय गिविंग अ स्पेशल प्लेस टू लिटरेचर, एंड न्यूबोल्ट रिपोर्ट एलिवेटेड द इंग्लिश लैंग्वेज टू द लेवल ऑफ मिथ। मिथ, इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के जो मिथ तमाम आजकल रन करते हैं सारी ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ अंग्रेज़ों का शासन रहा है, तो उसमें न्यूपोल्ट का रिपोर्ट काफ़ी हेल्प किया है। मिथ का मतलब वही जो आप भाषा को लेकर के, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज इंग्लिश को लेकर के एक जो बहुत ज़्यादा सुपीरियर होने का जो एक दावा कोई करता है, या उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, या एज इफ़ ये लैंग्वेज ना होकर के कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि है, इस तरह का जो मिथ फॉर्मेशन है। अभी मेरी बात सुन करके हो सकता है कुछ लोगों को लगा ना आप ऐसे ही बोले जा रहे हैं, पढ़ा तो आप भी इंग्लिश ही रहे हैं और बात कर रहे हैं इंग्लिश के ख़िलाफ़ में। देखिए बात है, हम सब उसी का हिस्सा हैं। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि इसे हमने ही इतना ज़्यादा वैल्यूएबल बना दिया है। अगर हम इसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिए रहते तो आज इंग्लिश इस कंट्री में, भाई जिस देश की भाषा है उस देश में उसको वो महत्व प्राप्त हो, अच्छी बात है, लेकिन इस कंट्री में वो पोजीशन नहीं मिलती इसको जितने की मिली हुई है। आफ्टर द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस रिपोर्ट इंग्लिश बिकेम एंट्विन्ड विद सिग्निफायर्स दैट इंडिकेटेड पावर। तो इस तरह से इंग्लिश पावर का दूसरा नाम हो गई। द टीचर्स ऑफ दिस कोर्स रिगार्डेड एज मिशनरीज बाय द क्या लिखा है, हाँ, The teachers of this course regarded as missionaries by the report became people who had a significant role to perform in society। तो इस तरह से इंग्लिश के जो टीचर्स हैं उनको मिशनरीज़ ने ऐसा समझा दिया, या ऐसा एक कॉन्सेप्ट बन गया सबके दिमाग में कि भाई इंग्लिश के टीचर जो हैं उनका सोसाइटी में एक बड़ा रोल है। दे वुड नॉट ओनली इम्पार्ट एजुकेशन बट दे वुड सर्कुलेट बिलीफ इन द मिथ ऑफ इंग्लिशनेस। और वो केवल एजुकेशन इम्पार्ट नहीं करेंगे बल्कि वो इंग्लिशनेस के मिथ में बिलीफ भी सर्कुलेट करेंगे। और रीडिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इंश्योर्ड अ प्लेस विद इन द लार्जर कैनन इन सोसाइटी इट्स पावर स्ट्रक्चर। और इस तरह से इंग्लिश का जो कैनन है वो पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा बन गया। चलिए अभी यहीं रुकते हैं, फिर आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।